सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कंप्रेशन मेंबर। और कंप्रेशन मेंबर में यदि कोणीय खंडों का इस्तेमाल मेंबर्स के रूप में होता है तो उसका एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे। देखिए, इसके पहले बताया गया है कि किसी भी कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ निर्भर करती है तन्यता अनुपात पे, ठीक है। और तन्यता अनुपात निर्भर करता है इफेक्टिव लेंथ पे, और इफेक्टिव लेंथ किस पे निर्भर करती है? शिरा स्थितियों के आधार पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसकी जो लेंथ है, लेंथ निर्भर करेगी इन कंडीशंस पर। तो इन कंडीशन आपको बताई गई थी कि 3 प्रकार की है, फिक्स्ड इन, हिंज इन और फ्री। तो अब स्टड के केस में जब हम किसी स्टड को अन्य मेंबर के साथ गजिट प्लेट से जोड़ते हैं तो उसमें जोड़ने के लिए किसी खंड के जो हमारा प्रभावी रूप से अगर स्थिति में आबद्ध है और दिशा में भी प्रतिरोधित है तो हम कहेंगे कि वो ज्वाइंट जो है रिजिड है, दृढ़ है। और जब दृढ़ ज्वाइंट होगा तो उसकी लेंथ उसी के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। जब लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ के आधार पर ही हम तन्यता अनुपात निकालते हैं। क्यों? क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। तो इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। और आपको पिछले ट्रिप में बताया गया था कि इसमें जो हमारी अक्षीय संपीड़न प्रतिबल है, अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल, ये तन्यता अनुपात के आधार पर एक टेबल में दिए गए हैं। उसमें किस ग्रेड का इस्पात इस्तेमाल हो रहा है वो, और इसके बाद तन्यता अनुपात। तो जैसे जैसे तन्यता अनुपात का मान बढ़ता है अक्षीय अनुज्ञेय प्रतिबलों के मान घटते हैं। तो इसमें लंबाई का बहुत ही महत्व है। तो अब इसके लिए समझिए कि हम अगर ज्वाइंट पर एक रिवेट लगाते हैं, अगर हम किसी भी स्टड को जिसमें कि कोणीय खंड का इस्तेमाल किया गया है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी गजिट प्लेट है और गजिट प्लेट के साथ ये कोणीय खंड ये लगाया गया एक रिवेट से, और दूसरे तरफ भी इसको अपने इस तरीके से जोड़ के दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से ये इसकी लेंथ, ये इसकी एक्चुअल लेंथ है रिवेट से रिवेट तक, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अगर हम एक रिवेट से लगाते हैं तो एक रिवेट से जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि ये स्थिति में तो आबद्ध है लेकिन दिशा के विपरीत प्रतिरोधित नहीं है। तो इसको हम एज ए हिंज सपोर्ट इसको लेकर के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी कंप्रेशन मेंबर में कोणीय खंड का इस्तेमाल किया गया है और सिरों पर एक रिवेट लगे, तो एक रिवेट लगे होने की स्थिति में प्रभावी लंबाई, जिसको हम स्मॉल एल लिख रहे हैं, ये वास्तविक लंबाई के बराबर ली जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा अगर मान लीजिए कोणीय खंड में सिरों पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 लगा दें या 2 से अधिक रिवेट का इस्तेमाल करें या बोल्ट का इस्तेमाल करें, तो ऐसी स्थिति में प्रभावी लंबाई L इज इक्वल टू 0.85 L ली जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक रिवेट लगाई है तो L इज इक्वल टू L, और अगर 2 रिवेट लगाई है या 2 से ज्यादा इस्तेमाल किए हैं तो हम इसको लिखेंगे प्रभावी लंबाई L इज इक्वल टू 0.85 L। अब बात आती है परमिसिबल स्ट्रेस की, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस के लिए आपको बताया गया है कि आप तन्यता अनुपात के आधार पर जो एक टेबल बनी है उसमें आप अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल की वैल्यू नोट करेंगे। अगर आपको तन्यता अनुपात ज्ञात हो गया है तो आप उस टेबल से
उस पर्टिकुलर तंत्र अनुपात के लिए FAC जिसको कहते हैं अक्षीय संपीड़न प्रतिबल, वो आप नोट करेंगे। अब यदि सिरों पर एक रिवेट से हमने अगर जोड़ा है, सिरे पर एक रिवेट लगे हैं, तो चूंकि एक रिवेट लगे हैं, तो इस केस में अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान 80% लिया जाता है। यानी एक एग्जाम्पल ले लें कि मान लीजिए लैम्डा इज इक्वल टू 100, तो जब उस टेबल में हम देखेंगे ग्रेड मान लीजिए हो गया Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हम देखेंगे उस टेबल में लैम्डा की 100 वैल्यू के लिए Fy 250 वाले कॉलम में प्रतिबल की वैल्यू कितनी है, इसको हमने माना FAC, F प्रतिबल और एक्सियल कंप्रेशन यानी अक्षीय संपीड़न में, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गई, ये टेबल में दी है। तो आप जब उसकी सामर्थ्य निकालेंगे उपांग की, तो हम इसमें पूरा 80 इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका कितना इस्तेमाल करेंगे, 80% बार। यानी कि हम जब इसकी सामर्थ्य निकालेंगे तो वहां पे लिख देंगे 0.80 FAC। ठीक है, बस इस बात का विशेष तुमको ध्यान रखना है। अब देखिए किसी भी कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ को अगर हम P मान लें और कंप्रेशन मेंबर का एरिया A और उसमें अक्षीय संपीड़न प्रतिबल FAC, तो अब इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो हमारा जो एरिया है, चाहे हम रिवेट से जोड़ें चाहे हम बेल्ट से जोड़ें, इसका ग्रॉस एरिया ही इस्तेमाल होता है, रिवेट छिद्रों के लिए कोई कटौती नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसमें एरिया हमारा कौन सा होगा, ग्रॉस एरिया। अब यदि हमने सिरे पर 2 या 2 से ज्यादा अधिक रिवेट इस्तेमाल किए हैं, तो हम इसमें FAC की वैल्यू जो भी टेबल से आएगी उसी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। और यदि हमने सिरे पर एक रिवेट लगाए हैं, तब हम इसी फार्मूले को लिखेंगे A इंटू 0.8 FAC और उसमें लिख देंगे क्योंकि सिरे पर एक रिवेट का इस्तेमाल किया गया है, अतः इसकी अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न सामर्थ्य जो है 80% ली जाएगी। ठीक है, तो इसके आधार पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसमें जो हम किसी भी कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके स्टेप बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि सिरों पर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार का ज्वाइंट लगाया गया है, सिरों पर किस प्रकार का ज्वाइंट लगाया गया। तो पहला हो गया हमको लेंथ कैलकुलेशन, लेंथ कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहला काम है लेंथ कैलकुलेशन। यदि एक रिवेट तो L इज इक्वल टू L, 2 या 2 से अधिक रिवेट या वेल्ड, 2 या 2 से अधिक रिवेट लगे हो या बेल्ट से जोड़ा गया हो, तब हम क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू 0.85 L। ये दो स्थितियां ही बनती है, एक रिवेट के लिए 2 या 2 से अधिक के लिए, अब 2 में 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, बेल्ट किया गया हो, तब हम उसमें प्रभावी लंबाई 0.85 L लेंगे। तो पहला स्टेप तो आपका ये हो गया। स्टेप 2 सेकेंड, इसका ग्रॉस एरिया कितना है ये नोट करेंगे, ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया कहां से मिलेगा आपको, स्टील टेबल से। अगर आपने जिस खंड का इस्तेमाल संपीड़न उपांग के रूप में कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी जिसकी कैलकुलेशन में आवश्यकता पड़े उतनी ही आपको स्टील टेबल से नोट करनी है। तो हमने ग्रॉस एरिया स्टील टेबल से नोट कर लिया। ठीक है, इसके बाद तीसरे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पिछले टर्म पे बताया गया था कि हम इसमें रेफरेंस एक्सिस का कब इस्तेमाल करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस का कब इस्तेमाल करते हैं। तो कोणीय खंड में अगर एक कोणीय खंड का इस्तेमाल किया गया है तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसमें यू और वी भी दो अक्ष बताई गई थी। कौन से? यू व वी। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, जो नहीं नोट करना है आपको, सीधे आर वीवी की वैल्यू नोट करनी है, ठीक है। और यदि खंड एक से ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं तो हम उसके लिए आई एक्स एक्स व आई वाई वाई दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इनमें से जो मिनिमम होगा उसका हम इस्तेमाल आगे गणना में करेंगे। तो दूसरा स्थिति हो गई कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोणीय खंड है, एक कोणीय खंड है तो हमें सीधे आरवीबी की जरूरत है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत नहीं है। दो कोणीय खंड है, वो चाहे ग्रिजिड प्लेट के एक तरफ जुड़े हों चाहे दोनों तरफ जुड़े हों, हमको उसके लिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू स्टील टेबल से नोट करेंगे, तब हम उसको आरवीबी की वैल्यू की जरूरत नहीं है। आपको बताया गया था कि जब हम दो कोणीय खंडों को एक साथ जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात खंड किसी भी एक एक्सिस के एबाउट सिमेट्रिकल हो जाता है, और सिमेट्रिकल होने की दशा में जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है, एक्स एक्सिस या वाई वाई एक्सिस, उसके सापेक्ष ही हम जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं और दोनों मानों में जो वैल्यू न्यूनतम होती है उसका कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में है चौथी स्टेज में, चौथे नंबर पर हम निकालेंगे सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। जब हमने आई वाई वाई एक्स वाई वाई इसमें निकाल लिया और एरिया आपको पता है, एरिया आपको पता है, तो हमारी आर की वैल्यू कितना हो गई, आई मिनिमम अपॉन ए, ठीक है। तो इससे आर की वैल्यू निकल आई। अगर एक कोणीय खंड है तो डायरेक्ट आरबीबी की वैल्यू निकाल दी। और हमने इसके बाद में चौथे स्टेज निकाला लैम्डा, यानी सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। अब एल इफेक्टिव कहां मिली आपको, यहाँ पे पहले स्टेज पे निकाल दिया आपने, आर मिनिमम तीसरे स्टेज में निकाली, तो आपने निकाल दिया चौथे स्टेप में लैम्डा की वैल्यू। इसके बाद में सीधे जो आपको अनुज्ञेय प्रतिबल की टेबल बनी है, उस टेबल से लैम्डा को ध्यान में रखते हुए और एफ वाई की वैल्यू यानी पराभव प्रतिबल जो भी दिया है उस वाले कॉलम से अनुज्ञेय प्रतिबल की वैल्यू हम नोट कर लेंगे, जिसको जो कहलाएगी एफ ए सी। अब इसको नोट करने के बाद हमको सीधे सामर्थ्य निकालनी है। सामर्थ्य के लिए फार्मूला क्या बताया था, P इक्वल टू ए इंटू एफ ए सी। अब इसी में आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमने लेंथ निकाली एक एक रिवेट के लिए तो इसके पहले 0.8 और बढ़ा देंगे, और अगर 2 या 2 से अधिक रिवेट लगे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर देना। तो इस तरीके से ये आपके जो 5 स्टेप हैं, इन स्टेप की सहायता से आप किसी भी कोणीय खंड की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आपको छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आपको पूरी रूप से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आप उसको हम पढ़ रहे हैं और आप उसको ध्यान से सुनिए और जो आवश्यक डिटेल है उनको नोट कर लीजिए। एक असतत यानी डिसकंटिन्यूअस, एक असतत संपीड़न उपांग 90 × 90 × 6
ये कोड़ी खंड की माप दे रखी है। एक असतत संपीड़न उपांग 90 × 90 × 6, इसकी प्रभावी लंबाई 300 mm है। तो इन्होंने डायरेक्ट प्रभावी लंबाई दे दी है, सिरों की कितनी रिवेट लगी इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसकी प्रभावी लंबाई इन्होंने दे रखी है 3000 mm। ठीक है। यदि पराभव प्रतिबल Fy, ये वैल्यू दे रखी है 260 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितने? 260 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब आपको निकालना है इस उपांग की सुरक्षित भार वहन क्षमता। ठीक है। इतनी चीज दे रखी है कि एक कोड़ी खंड 90 × 90 × 6, जिसकी प्रभावी लंबाई 3000 मिलीमीटर और पराभव प्रतिबल Fy की वैल्यू 260 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके लिए आपको इस कोड़ी खंड की सुरक्षित संपीड़न भार वहन क्षमता ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप बताया था लेंथ कैलकुलेशन का, तो इसमें लेंथ इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। दूसरा स्टेप बताया था एरिया के लिए। तो अब आप स्टील टेबल से खंड देखें 90 × 90 × 6। स्टील टेबल आप लोगों ने देखी है नहीं? अगर आपने नहीं देखी है तो हम आपको इसका दिखा दे रहे हैं। स्टील टेबल में इस तरीके से किताब में ये पीछे साइड में टेबल बनी है, इसमें लिखा रॉड स्टील इक्वल एंगल। इक्वल एंगल चूंकि 90 × 90 × 6 है तो ये इक्वल एंगल हो गया। तो उसमें 90 × 90 × 6 के लिए इसका जो एरिया है, 90 × 90 × 6 के लिए इसका एरिया जो है 1047। कितना है? 1047 mm स्क्वायर। लिखेंगे स्टील टेबल से, स्टील टेबल से क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1047 mm स्क्वायर। ठीक है। अब तुम बता दे, अब एक ही खंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको Ixx और Iyy की आवश्यकता नहीं है, तो हम लिखेंगे इसके अलावा R मिनिमम। तो R मिनिमम जो होता है RVB होता है। किताबों में जो स्टील टेबल दी है उसमें गलती से RYY लिखा है। एक कॉलम में लिखा है Rxx बराबर RYY, एक कॉलम बना है उसकी वैल्यू दे रखी है, और दूसरे कॉलम में लिखा है इन्होंने RYY। तो ये RYY ना हो करके ये RVB है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इस तरीके से हमने RVB की वैल्यू इसमें नोट की। तो ये वैल्यू हमको दी है, मिली 17.5 मिलीमीटर। ठीक है। तो अब हमको जो चीज निकालनी थी R मिनिमम, वो हमको स्टील टेबल से प्राप्त हो गई। तो अब हमको निकालना है तनुता अनुपात। तनुता अनुपात इज इक्वल टू प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, तो इसके लिए ये वैल्यू दे रखी है 3000 और इसकी वैल्यू R मिनिमम की 17.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 171.43। अनुपात है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब आपको करना क्या है कि इस तनुता अनुपात के लिए और इस पराभव प्रतिबल के लिए जो आपकी टेबल है उस टेबल से आपको अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल कैलकुलेट करना है। तो देखो, जो आपकी टेबल है उसमें 10 के डिफरेंस पे वैल्यूज दे रखी है। स्टार्ट जैसे निकल
लैम्डा इक्वल टू 10, उसकी वैल्यू मिलेगी 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, यानी 10-10 के अंतर पर वैल्यू दिए और आपको निकालनी है 171.43। तो इसकी वैल्यू हम इंटरपोलेशन किसके द्वारा, इंटरपोलेशन के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला आपको एक बता दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए और उस फार्मूले में वैल्यू पुट करके अपना कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमको देखिए 171.43 है, तो ये किसके किसके बीच में आएगा, 170 और 180, इसी के बीच में 171.43 आएगा। तो हमने मान लिया इसको लैम्डा 1, तो हमने मान लिया लैम्डा 1 यानी कि 170। अब हमने 170 की वैल्यू किस कॉलम में देखी, जिसमें एफ वाई की वैल्यू 260 दे रखी है। तो उसमें जो वैल्यू है ये हमको मिली एफ ए सी। जब यहाँ पे 1 लगाया तो इसके आगे भी हमने 1 लगा दिया। तो इस तरीके से ये हो गई, वैल्यू दे रखी है 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसको मान लें लैम्डा 2, तो ये वैल्यू होगी 180 और हमने इसी तरीके से इसकी वैल्यू देखी तो ये मिली हमको 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब हमको चाहिए कितने पे, लैम्डा इक्वल टू 171.43 पर। तो हमने वैल्यू क्या कहलाएगी, एफ ए सी। हमको एफ ए सी ये कैलकुलेट करनी है और लैम्डा की वैल्यू ये। तो हमने फार्मूला लिखा है इसमें, या तो हम दो चीजें कर सकते हैं, इसमें डिफरेंस 10 का, तो इसमें डिफरेंस -3 का। तो कह सकते हैं 10 पे डिफरेंस -3 का, और डिफरेंस कितने चाहिए, 1.43 के लिए। तो 1.43 के लिए डिफरेंस, तो आप कैलकुलेट करें कैसे, देखिए 10 का डिफरेंस तो एफ सी -3 का, 1 के लिए -3/10, तो 1.43 के लिए इसका गुणा कर दें। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी तो उस 170 के बाद इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब इसी चीज को हमने एक फार्मूले के रूप में लिख दिया है। उस फार्मूले में के अनुसार एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ए सी 1 प्लस एफ ए सी 2 माइनस एफ ए सी 1, इसको कर दिया ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो देखो इसमें जो हमारा -3 आया था, कैसे आया था, एफ ए सी 2 में एफ ए सी 1 घटाया था तो -3 आया। इसी को हमने फार्मूले के रूप में इसको लिख दिया। नीचे लिखा है इसमें बटे 10, 10 कहां से आया, लैम्डा 2 में से लैम्डा 1 घटा दिया, तो हमने यहां पे लिख दिया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब ये फिगर आई 1.43, तो ये हमने कैसे निकाला कि हमने जो हमारी लैम्डा की वैल्यू थी उसमें से लैम्डा 1 घटा दिया, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी लैम्डा माइनस लैम्डा 1। तो एक हमने ये फार्मूला जनरेट कर लिया। अब इस फार्मूले में आप जैसे वैल्यू इसकी निकाली है आपने, वो इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई एफ ए सी 1 यानी 36 प्लस एफ, इसको घटाया तो ये आ गया हमारा माइनस में 3 और बटे में हो गया 10 और ये हो गया 1.43। अब इसको जब हम हल कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर मिल जाएगी 35.57। ये इसको हम हल करेंगे 35.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारी अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद में हमारा जो फार्मूला सामर्थ्य निकालने का है, सामर्थ्य
जिसको हम P कहेंगे, A इंटू FAC। अब देखिए इसमें हमने 0.8 से गुणा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हमको डायरेक्ट इन्होंने सीधे दे रखा कि प्रभावी लंबाई ये है। ये नहीं कहा कि इसमें एक रिवेट इस्तेमाल की गई या सिरों पे 2 या 2 से अधिक रिवेट इस्तेमाल की गई। जब नहीं कहा तो हमने सीधे इसकी जो प्रभावी लंबाई थी उसी से कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। तब ऐसी स्थिति में हम ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। तो इस तरीके से ए की वैल्यू हो गई 1047 और FAC की वैल्यू 35.57। जो भी वैल्यू आएगी न्यूटन में आएगी, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी किलो न्यूटन। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी प्राप्त हो जाएगी 37.24 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी जो किताब है उसकी एक्सरसाइज में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। इसको आप लोग देख लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन सुनिए। एक कोड़ी खंड कौन से साइज का? 50 × 50 × 6। एक कोड़ी खंड 50 × 50 × 6 मिलीमीटर की लंबाई 1200 मिलीमीटर है। तो इसकी लंबाई इन्होंने कहा 1200 mm। ये नहीं कहा कि प्रभावी लंबाई है, लंबाई 1200 मिलीमीटर है। यदि सिरों पर एक एक रिवेट लगे हों, सिरों पर रिवेटों की संख्या बराबर 1 तो ऐसी स्थिति में प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी? N = N, यानी कि 1200 mm। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं उपांग की सामर्थ्य ज्ञात करें। यदि Fy की वैल्यू 240 न्यूटन पर mm² हो। Fy की वैल्यू 240 न्यूटन पर mm² हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर यदि सिरों पर 2 रिवेट लगी हो तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कहां से? पहला स्टेप था क्या? लंबाई की गणना करना। तो आपने पहला स्टेप तो पहले लिख दिया। सिरों पर एक एक रिवेट लगे हैं तो प्रभावी लंबाई L = L। अब दूसरी स्टेज में क्या निकालना था? एरिया। तो अब हम स्टील टेबल पलटेंगे। तो स्टील टेबल से, ठीक है, एरिया यानी कि एक, तो ए की वैल्यू आ रही 568 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें चूंकि एक ही कोड़ी खंड का इस्तेमाल किया गया है तो हमको IXX और IYY की लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे? सीधे R मिनिमम जो कि होगा RVB के बराबर। तो ये वैल्यू दे रखी है 9.6 mm। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। ये दूसरे नंबर की स्टेज हो गई। ये तीसरा स्टेप हो गया। 3 स्टेप पूरे हो गए। चौथे स्टेप में क्या निकालते हैं? तनुता अनुपात। तो तनुता अनुपात यानी सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा = L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम। तो L इफेक्टिव यानी 1200
आर मिनिमम 9.6, ठीक है। तो अब इसको जब हल किया गया तो ये वैल्यू प्राप्त हुई 125, कितनी मिली? 125। इसको हल करके देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको निकालना है इस लैम्डा की वैल्यू के लिए, और इस एफ वाई की टेबल में लैम्डा की वैल्यू 125 और परावर्तन प्रतिबल 240, इसके लिए आपको अक्षीय संपीड़न प्रतिबल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लैम्डा 1 इक्वल टू 120, तो एफ AC1 नोट कर लेंगे टेबल से। लैम्डा 2 इक्वल टू 130, एफ AC2। तो इस तरह हमने देखा FC1 की वैल्यू आ गई 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 130 के लिए वैल्यू दे रखी है 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमको निकालना है किसके लिए? लैम्डा इक्वल टू 125 के लिए। तो FAC इज इक्वल टू FAC1 प्लस FAC2 माइनस FAC1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा 1। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करें, ये हो गया 63 प्लस 56 माइनस 63 अपॉन 130 माइनस 120, और ये हो गया 125 माइनस 120, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू प्राप्त होती है 59.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरीके से FAC की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब लिखेंगे उपांग की सामर्थ्य इज इक्वल टू A इंटू 0.8 FAC। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि रिश्तरों पर एक एक रिविट लगी है, तो एक एक रिविट लगी है तो 80% इसकी सामर्थ्य इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दी 568 गुणित 0.8 गुणित 59.5। इसको किलो न्यूटन में अगर बनाएंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल के आ गई 27.04 किलो न्यूटन। बहुत ही आसान है, स्टेप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें देखें कि अगर हम इसी क्वेश्चन में ये लिख दें कि सिरों पर रिविटों की संख्या 2 है, रिविटों की संख्या 2 है, तो क्या क्या चेंज हो जाएगा? एक तो इसकी प्रभावी लंबाई चेंज हो जाएगी, सिरों पर यदि दो रिवेट लगे हों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक तो होगी L इक्वल टू 0.85 L, तो जब इसमें 1200 रखेंगे 0.85 इंटू 1200, तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी 1020 मिलीमीटर, ठीक है। अब स्टील टेबल से तो आपको ये दोनों ही नोट करने थे, तो आप पहले नोट कर चुके हैं। अब सीधे लैम्डा की वैल्यू निकाल, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम परवण त्रिज्या, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी लैम्डा की 106.25। अब 106.25 जो है वो 100 और 110 के बीच में आई, तो इसी पैटर्न पे लैम्डा 1 इक्वल टू 100, तो FAC इसकी वैल्यू हो गई 79, और लैम्डा इक्वल टू 110
लैम्डा 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 71। ठीक है, अब आप इसको आप लोग खुद देख लीजिए। तो देखने के बाद हम इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए हम सीधे FAC की वैल्यू लिख दे रहे हैं इसमें। तो इसमें FAC की वैल्यू आ गई 74 न्यूटन पर mm²। लैम्डा की इस वैल्यू के लिए और F/240 ही रखेंगे तो हमारी FAC की वैल्यू इसी पैटर्न पे जैसे इसमें कैलकुलेट की है, तो ये 74.0 न्यूटन पर mm²। तो अब हम इसके लिए स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो P = A × FAC। अब इसमें 0.8 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 0.8 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए ये होगी 568 × 74, और इसको हमने किलो न्यूटन में निकाल दें तो ये आ जाती है 42 किलो न्यूटन। 42 किलो न्यूटन। अब इससे अंदाज लगाइए, देखिए जब सिरे पर एक एक रिवेट लगी थी तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 27 किलो न्यूटन, और जोड़ पे दो रिवेट लगा दिए सिरों पर तो इसकी स्ट्रेंथ हो गई 42 किलो न्यूटन। इसलिए कहते हैं कि कोई भी संपीड़न उपांग यदि स्टड के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उसके जोड़ जो है अच्छी तरीके से दृढ़ होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, तो उसकी स्ट्रेंथ उसके सिरों पर जोड़ के आधार पर ही निर्भर करती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन है जब कोणीय खंड के दो खंड इस्तेमाल किए जाए, जब दो कोणीय खंडों को कंप्रेशन मेंबर के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो अब उसके लिए आप देखिए कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक असतत यानी डिसकंटिन्यूअस संपीड़न उपांग के लिए तो 75 × 50 × 8, तो इसमें जो हमने सेक्शन इस्तेमाल किया है वो 75 × 50 × 8। कितने खंड इस्तेमाल किए? दो कोणीय खंड। ठीक है, इसकी साइज ये दे रखी है। दो कोणीय खंडों का प्रयोग किया गया है जिसकी छोटी टांगों को, कौन सी टांगे? छोटी टांगों को गजिट प्लेट के साथ सिरों पर एक एक रिवेट से जोड़ा गया है। तो जोड़ी कौन सी गई? छोटी टांग। ठीक है, कितने रिवेट से? एक एक रिवेट से। तो अब उपांग की लंबाई 2000 mm, L = 2000 mm। तो उपांग की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कीजिए यदि Fy की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है इसमें ड्राइंग बनाना और उसका मतलब समझना। देखिए इसमें अगर हमारा समभुजीय खंड होता, क्या होता? समभुजीय खंड, समझ लीजिए इसको। तो समभुजीय खंड में यानी कि इसकी दोनों टांगे बराबर है, तो इसमें जो एक्स अक्ष है वो ये होगी और वाई अक्ष जो है वो ये होगी। ठीक है, तो इसमें जो है CXX और CYY किसको कहेंगे? वाई अक्ष की जो दूरी है ये CYY कहलाएगी और ये CXX कहलाएगी। ठीक है, तो चूंकि
समभुजी है, तो टेबल में सी एक्स एक्स बराबर सी वाई वाई यानी दोनों की वैल्यू बराबर होंगी। तो आप गजिट प्लेट के साथ कोड़ी खंड को कैसे भी जोड़ें, इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो पाएगा। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, जब अनइक्वल एंगल सेक्शन का इस्तेमाल करें, इसका अनइक्वल एंगल का इस्तेमाल जब करें, तो देखिए अनइक्वल एंगल में एक टांग लंबी है और एक छोटी। स्टील टेबल में जो प्रॉपर्टी दी गई है उसमें एक्स अक्ष को छोटी टांग के समानांतर माना गया है, यानी ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष। ठीक है, तो स्टील टेबल में ये जो हमारी एक्स अक्ष है वो छोटी टांग के समानांतर मानते हुए आई एक्स एक्स की वैल्यू और आई वाई वाई की वैल्यू, आर एक्स एक्स आर वाई, ये सारी प्रॉपर्टी जो है इस आधार पे दी गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कहलाएगी सी एक्स एक्स। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि छोटी टांग गजिट प्लेट से जोड़ी गई है, ठीक है, अब कैसे जोड़ी गई है, इसमें एक ही तरफ गजिट प्लेट के 7 सिरों पर, ठीक है, एक ही तरफ रख करके जोड़ा गया है। तो अब देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं चित्र बनाने के। एक तो हमने चित्र ये बनाया और जिसमें छोटी टांग ये हमने गजिट प्लेट से जोड़ दी, बड़ी टांग ये होगी। ठीक है, दूसरा चित्र बनाया, गजिट प्लेट ये है और छोटी टांग हमने यहां पे जोड़ी, ये जोड़ दी। जब आप इसको इस तरीके से चित्र बनाएंगे, यानी गजिट प्लेट को वर्टिकल रखा और छोटी टांग से जोड़ दिया, जब इस चित्र को बनाया तो आप इसमें देखिए एक्स अक्ष इसको दिखाएंगे एक खंड के लिए, एक्स अक्ष इसको दिखाएंगे और इस खंड के लिए एक्स अक्ष ये होगी। जब आप स्टील टेबल से, तो ये दूरी हमारी कहलाएगी यहां से सी एक्स एक्स, ये दूरी कहलाएगी सी एक्स एक्स। तो स्टील टेबल से आप सी एक्स एक्स तुरंत नोट करेंगे, लेकिन इसमें जो हमारी जो खंड है, जबकि देखा जाए तो ये हमारी चूंकि लंबी टांग के समानांतर अक्ष कौन सी है, वाई वाई अक्ष। तो हम वैल्यू हम जो लिखेंगे यहाँ पे सी एक्स एक्स और वैल्यू जो आएगी वो सी वाई वाई की होगी। यानी स्टील टेबल से सी वाई वाई की वैल्यू नोट करेंगे और चूंकि हमने इसमें जो लंबी टांग है उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सी एक्स एक्स का मान क्या लिखेंगे, जो सी वाई वाई टेबल में दिया होगा। इसी तरीके से जब हम वाई एक्स इसको लेंगे तो ये वैल्यू हमारी कहलाएगी सी वाई वाई, जो हमने चित्र बनाया उसके आधार पर। तो स्टील टेबल में जो सी एक्स एक्स की वैल्यू होगी हम उसको लिखेंगे इसमें, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए हमेशा याद रखो कि छोटी टांग हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आए। अगर छोटी टांग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख के चित्र बनाते हैं तो एक्स अक्ष उसके समानांतर होगी, वाई अक्ष उसके लंबवत होगी। तो ऐसी स्थिति में जो स्टील टेबल में वैल्यू दी होंगी वही वैल्यू आप डायरेक्ट इसमें उतार करके और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरीके से जोड़ दी तो आपको ये सारी कैलकुलेशन उलट पुलट करनी पड़ेगी। अगर आपको दिमाग से ये बात उतर गई तो ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको चित्र कौन सा बनाना चाहिए, अगर ये कहते क्वेश्चन में कि लंबी टांग गजिट प्लेट से जोड़ी गई है तो आप लंबी टांग को गजिट प्लेट से जोड़ देते, तो स्टील टेबल में जो प्रॉपर्टी दी है वो प्रॉपर्टी सारी इसमें काम आती। क्लियर? तो इसमें अगर लंबी टांग गजिट प्लेट से जोड़नी हो तो गजिट प्लेट ऐसे बनाइए यहाँ पर, अगर छोटी टांग गजिट प्लेट से जोड़नी हो तो हॉरिजॉन्टल बनाइए गजिट प्लेट को, तब इसके बाद जोड़िए, तो क्वेश्चन में गलती की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अब आइए क्वेश्चन में।
तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि दो कोड़ी खंड 75 × 50 × 8 जिसकी छोटी टांग है गजित प्लेट के एक ही ओर रख करके सिरों पर एक एक रिवेट से जोड़ी गई। तो छोटी टांग गजित प्लेट से जोड़ी गई है, तो हमने क्या किया, गजित प्लेट को हॉरिजॉन्टल बना, ठीक है। और इस तरीके से लंबी टांग ये हो गई और दूसरी टांग लंबी ये हो गई और ये हमने गजित प्लेट से यहाँ पे इसको जोड़। तो अब देखिए जो हमारी एक्स अक्ष है वो ये हो जाएगी और स्टील टेबल में भी एक्स अक्ष जो हमारी छोटी टांग है उसके समानांतर मान गई और वाई अक्ष इस खंड की ये हो जाएगी और इस खंड के लिए वाई अक्ष ये होगी। तो ये दूरी हमारी सी वाई वाई कहलाएगी, यानी सी वाई वाई ये दूरियां कहलाएगी और सी एक्स एक्स ये दूरी कहलाएगी। तो देखिए ये हमारी वाई अक्ष, ठीक है, और ये एक्स अक्ष। जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो इसकी एक्स अक्ष दोनों को जोड़ने के बाद भी अपनी स्थिति से परिवर्तित नहीं हुई, ठीक है, ये एक ही लाइन में आ गई। और इसमें देखिए जोड़, जब लंबी टांग के बारे में विचार करें तो इसकी वाई अक्ष यहाँ पर है, इसकी वाई अक्ष यहाँ पर है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी वाई अक्ष कहाँ आ जाएगी, इस जगह से, यहां से गुजरेगी। तो अब ये हमारी, हमने इसको कैपिटल वाई लिख दिया, तो ये कैपिटल एक्स अब लिख दिया इसको, और ये जोड़ने के बाद, जोड़ने के पहले स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, जोड़ने के पश्चात हमारी दोनों खंडों की गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा, इस जगह पे। तो आपको बताया था कि जब दो खंड एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो अब इसमें इसकी वाई अक्ष बदल गई। अब इस वाई अक्ष के दोनों तरफ ये खंड सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्रिकल पोजीशन आती है तो हम इसमें जड़त्व आघूर्ण, जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस, इनमें के सापेक्ष निकालते हैं और जो न्यूनतम वैल्यू होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको स्टील टेबल से क्या क्या नोट करना है, एक तो हो गया आई एक्स एक्स, तो स्टील टेबल में एक खंड का दिया रहेगा तो हमने आई एक्स एक्स नोट करेंगे, आई वाई वाई नोट करेंगे, एक खंड का क्षेत्रफल नोट करेंगे, फिर इसके बाद में सी एक्स एक्स नोट करेंगे और सी वाई वाई नोट करेंगे। तो इस तरीके से आपको 5 वैल्यू नोट करनी। तो इसका एरिया हमने नोट किया है, ये हो गया 938 mm²। आई एक्स एक्स की वैल्यू 51.8, ये सेंटीमीटर की पावर 4 में दिया गया है टेबल में। आई वाई वाई की वैल्यू 18.3 सेंटीमीटर की पावर 4। सी एक्स एक्स 25.2 mm और सी वाई वाई 12.8 mm, ठीक है। तो अब आपको निकालना है इस वाई अक्ष और इस एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो देखिए आई एक्स एक्स, यानी जो जोड़ने के बाद जो हमारी कैपिटल एक्स लिख दिया है दोनों सेम है, तो कैपिटल एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इज इक्वल टू 2 × स्मॉल आई स्मॉल एक्स एक्स। यानी इसकी जब अक्ष में कोई चेंज नहीं हुआ तो जो स्टील टेबल में वैल्यू दी थी उसी वैल्यू का डबल कर देंगे। तो ये हमने लिख दिया 2 × 51.8 यानी 103.6 सेंटीमीटर की पावर 4। अब इसको चाहो mm की पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे आई वाई वाई। तो ऐसा करते हैं, ये सेंटीमीटर निकाला है उसको भी सेंटीमीटर में ही निकाल देते। तो देखो दो खंड हैं, इस अक्ष से दोनों खंडों के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष की दूरी समान है, समान है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा 2 और आई वाई वाई, यानी एक खंड का स्टील टेबल से
जड़ता गुण बाई अक्ष के सापेक्ष प्लस, अब इस अक्ष के सापेक्ष हमको स्टील टेबल से मिल गया और हमको निकालना है इस अक्ष के सापेक्ष, तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसमें क्या होता है, ए यानी इसका एरिया में दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग को गुणा करके जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ए, यानी इसका एक खंड का क्षेत्रफल और इनके बीच की दूरी सी वाई वाई, तो इसमें सी वाई वाई का स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो देखें 2 आई वाई वाई की वैल्यू 18.3, एरिया अब दो इस सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो एरिया को भी हमने सेंटीमीटर में ले लिया 9.38 और सी वाई वाई की वैल्यू 12.8 दे रखी है, इसको भी सेंटीमीटर में लिख दें तो इंटू 1.28 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी, ये वैल्यू प्राप्त होती है 67.336 cm की पावर 4। ठीक है, तो आई एक्स एक्स ये, आई वाई वाई ये, तो अब इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो आई मिनिमम इज इक्वल टू आई वाई वाई, तो इसके बाद में क्या निकालेंगे, आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए। अब इसमें चूंकि दो खंड के लिए आई निकाला है तो एरिया भी दोनों खंडों का लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू आई मिनिमम अपॉन 2 इंटू ये ए। तो अब इसकी वैल्यू जब पुट करें तो देखिए 67.3, इसको हमने 4 कर दिया अपॉन 2 इंटू ये सेंटीमीटर पावर 4 में है तो हम इसको भी लिख दिया 9.38 सेंटीमीटर, इसका रूट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 1.894 सेंटीमीटर या कह लीजिए 18.94 मिलीमीटर। तो इसमें आपको इतनी एक्सरसाइज आर मिनिमम के लिए करनी होगी। अब इसके बाद में निकालेंगे तन्यता अनुपात लैम्डा इज इक्वल टू एल अपॉन आर मिनिमम। एल कौन सा, इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव कितना दे रखा है, इसकी लंबाई 2000 mm, एक एक रिवेट से जोड़ी गई है तो प्रभावी लंबाई कितनी हो गई, एल इज इक्वल टू एल, तो ये हो गया 2000 बटे 18.94। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जा रही है 105.6। अब हम जो टेबल आपके अनुज्ञेय प्रतिबल की है उस टेबल में एफ वाई की वैल्यू 250 और लैम्डा 105.6, इसके लिए एफ ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसमें एक बार हम इसको साफ की दे रहे हैं, तो एक बार फार्मूला लिख के और फिर से समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमारा फार्मूला क्या है, लैम्डा 1 सबसे पहले 100, तो एफ ए सी 1 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 110, तो एफ ए सी 2, तो इसमें ये वैल्यू आई हमारी 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और लैम्डा 2 110 के लिए ये वैल्यू हमारी आ गई 72 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फार्मूला क्या लिखा हमने, लैम्डा इज इक्वल टू 105.6 के लिए एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ए सी 1 प्लस एफ ए सी 2
माइनस FAC1 अपॉन λ2 माइनस λ1 इंटू लैम्डा माइनस λ1। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये हो गया 80 प्लस इन दोनों को डिफरेंस किया तो ये हो गया माइनस का 8 FAC2 में इसमें से 80 घटाएंगे माइनस का 8 और ये हो गया 10 इंटू और ये आ गई हमारी लैम्डा की वैल्यू 105.6 λ1 100 तो ये हो जाएगी 5.6। तो इसको जब हल करेंगे ये वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई 75.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब देखिए इससे FAC की वैल्यू प्राप्त हो गई। ध्यान रखना है इस सिरों पर एक एक रिवेट लगे, सिरों पर एक एक रिवेट लगे। ऐसी स्थिति में खंड की सामर्थ्य P इक्वल टू A इंटू 0.8 FAC, ये वैल्यू इसमें पुट कर दें। अब देखिए कैपिटल ए यानी दो खंड है तो एरिया दोनों का लेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया, एरिया इक्वल टू 2 इंटू 938। गलती से कहीं एक खंड का एरिया ना इस्तेमाल कर देना, इसलिए हमने स्टील टेबल से जो लिया उसको इस्माले कर दिया। जो हमने इसमें लेके चल रहे हैं वो कैपिटल ए यानी पूरे सेक्शन का एरिया। तो 2 इंटू 938 इंटू 0.8 इंटू 75.52 ये आ जाएगा न्यूटन। अब इसको भाग दे देंगे, हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी 113.34 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से जब दो कोणीय खंडों को गजिट प्लेट के साथ जोड़ा जाए, जोड़ने की कंडीशन चाहे छोटी टांग से जोड़ा जाए या बड़ी टांग से जोड़ा जाए, आपको ध्यान में ये रखना है चित्र बनाते समय छोटी टांग हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अब गजिट प्लेट के दोनों ओर जोड़ा जाए, दोनों ओर जोड़ा जाए तो भी तुमको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसके आगे तो 5 मिनट के अंदर आपको ये चीज क्लियर कर दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए दो कोणीय खंड गजिट प्लेट के दोनों ओर जोड़े गए, तब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो गजिट प्लेट तो हमने बनाई है, कब, जब ये कहा जाए कि गजिट प्लेट के दोनों ओर लंबी टांग से जोड़े गए हैं। तो लंबी टांग से जोड़ेंगे तो ये इसके पैरेलल हो गई, छोटी टांग हॉरिजॉन्टल हो गई। तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे और इसको हम गजिट प्लेट के साथ ऐसे जोड़। अगर इसमें कह दें कि नहीं छोटी टांग के साथ गजिट प्लेट से जोड़े गए तो क्या करेंगे, छोटी टांग गजिट प्लेट से जोड़ी गई तो हमने छोटी टांग नीचे हॉरिजॉन्टल रखी ये और गजिट प्लेट बना दी ये। तब हम चित्र को ऐसे बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्स अक्ष जो डायग्राम में है और जिसकी प्रॉपर्टी स्टील टेबल में जिस आधार पर दी गई सब मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें आपको देखिए एक्स अक्ष इस खंड की ये होगी, दोनों को मिलाने के बाद भी ये होगी। वाई अक्ष इस खंड के लिए ये होगी और इस खंड के लिए ये होगी। दोनों का जो कंबाइंड करने के बाद फाइनल जो वाई अक्ष होगी वो हमारी ये होगी। तब आपको एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण निकालने के लिए इसमें 200 जो मल्टीप्लाई किया था वैसे निकाल देंगे, क्यों, यानी आई एक्स एक्स इक्वल टू 2 इंटू आई एक्स एक्स, यानी एक खंड का स्टील टेबल से उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब वाई एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो हमें वाई एक्स के सापेक्ष यानी इस अक्ष के सापेक्ष दिया है और इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है। तब इस दूरी को देखिए, ये दूरी यहां से कहलाएगी सी वाई वाई। ठीक है, और चूंकि ये हमारे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाली वाई अक्ष है ये गजिट प्लेट के सेंटर से जा रही है, तो इसमें हम गजिट प्लेट की आधी मोटाई और लेंगे।
तब ये दूरी हमारी कहलाएगी कौन सी, यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी CY प्लस TY2। अब ये ध्यान रखना कि TY2 को मतलब T हमने गजिट प्लेट की मोटाई को T लिख दिया है, ठीक है। अगर गजिट प्लेट की मोटाई क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो आप जो कोड़ी खंड की मोटाई है उससे ज्यादा ये 8 mm की गजिट इसकी मोटाई है तो हमने इसको मान लिया 10 mm, ठीक है। और 10 mm का TY2 हो गया 5। तो इस तरीके से हम IXX का मान, IYY का मान निकालेंगे। इनमें जो न्यूनतम वैल्यू होगी उसका इस्तेमाल तन्यता से न्यूनतम परवर्ण त्रिज्या निकालने के लिए करेंगे। जब न्यूनतम परवर्ण त्रिज्या प्राप्त हो जाए तो आप सिलेंडरनेस रेशियो निकाल दीजिए और इसके बाद में वही प्रक्रिया जो स्ट्रेंथ निकालने की है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व उनको हल करने की कोशिश करिए और नेक्स्ट टर्न पर इसको आप हमसे जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।